our chapter 9 mechanical properties of solids is finished. Now I am going to solve few questions from the exercise, and the rest of the exercise you have to solve it by yourself. So first question that we are going to solve is question number 9.1, according to which a steel wire of length 4.7 meter and cross sectional area of 3.0 into 10 raised to minus 5 meter square stretches by the same amount as per copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area of 4.0 into 10 raised to minus 5 meter square under a given load. What is the ratio of Young's modulus of steel to that of copper? मतलब कि यहाँ पे एक स्टील वायर है 4.7 मीटर की लेंथ का और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू भी दी गई है. वो स्ट्रेच होता है एक कॉपर वायर के अमाउंट जितना ही, और उस कॉपर वायर की लेंथ है 3.5 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 मीटर स्क्वायर. सो इसके बेस पे हमें यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो स्टील का फाइंड करना है. स्टील का यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो फाइंड करना है टू दैट ऑफ कॉपर. सो हियर अवर एल एस इज इक्वल्स टू, मतलब कि लेंथ ऑफ अवर स्टील वायर एल एस इज इक्वल्स टू 4.7 मीटर, area of steel is equals to 3 into 10 raised to minus 5 and delta LS मतलब कि जो चेंज्ड लेंथ है डेल्टा एल मतलब कि हमारी चेंज हुई लेंथ इज इक्वल्स टू एल एंड एफ एस इज इक्वल्स टू एफ मतलब कि फोर्स एफ एस इज इक्वल्स टू एफ. ठीक है. अब हमारा सेम जो एल ऑफ सी यू मतलब कि कॉपर वायर की लेंथ है 3.5 एंड एरिया ऑफ कॉपर वायर इज 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5. अभी चेंज्ड length of copper wire is also denoted as L and force of copper wire is also denoted as F only. So young modulus की formula क्या है? force divided by area whole divided by changed length divided by original length. So देखो यहाँ जो सबसे डिनोमिनेटर वाला ये जो लास्ट वाला जो L है वो सीधा ऊपर चला जाएगा F की मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो A जो है वो नीचे डेल्टा एल एस की मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. ठीक है. सो हमें क्या मिलेगा? फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया इंटू द चेंज्ड लेंथ. अब जो एल एस है उसे हमने जो डेल्टा एल है उसे हमने एल से डिनोट किया था, तो उसकी जगह हम एल लिख देंगे. तो हमें क्या मिलेगा? एफ इंटू लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील वायर इंटू लेंथ. ठीक है. अब यही सेम जो हमने स्टील वायर के साथ किया वही सेम हम कॉपर वायर के साथ करेंगे. तो कॉपर वायर का भी लास्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगा एफ इंटू कॉपर वायर की लेंथ डिवाइडेड बाय कॉपर वायर का एरिया इंटू एल. ठीक है. अब जब रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा कि स्टील का रेशियो डिवाइडेड बाय कॉपर बाय का रेशियो इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्टील बाय एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई एरिया ऑफ कॉपर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ कॉपर. ये एरिया ऑफ कॉपर ऊपर कैसे आया और लेंथ ऑफ कॉपर नीचे कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो ये वाला जो स्टील का है वो है एफ एल डिवाइडेड बाई ए एल. ठीक है. अभी उसके डिवीजन में कॉपर का लेंगे तो इसके होल के डिवीजन में क्या आएगा? एफ एल होल डिवाइडेड बाई ए एल. तो ये ए एल जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये एल नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो उसके बेस पे हमें मिला कि एल एस बाई एस इंटू ए सी बाई एल सी. ठीक है. अब इस सारी चीज़ों की वैल्यू पुट करेंगे. इस सारी चीज़ों की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेंथ कॉपर स्टील की क्या थी? 4.7 इंटू कॉपर वायर का एरिया जो था वो 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 था. सिमिलरली यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील वायर था 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 और जो कॉपर वायर की लेंथ थी वो 3.5. ये 10.5 कट हो जाएंगे. ठीक है. तो ये कट होने के बाद हमारे पास क्या बचा था? 4.7/3 इंटू 4/3.5. तो इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 18.8 डिवाइडेड बाई 10.5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.79 एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1. मतलब 1.79 है तो उसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लिख देंगे 1.8. सो बेसिकली हमारा जो रेशियो था स्टील टू कॉपर का उसकी वैल्यू हमें मिली है 1.8. So this is our solution for our question 9.1. Now we will see next question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स. तो पहला स्टेटमेंट ये है कि द यंग मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस. तो पहला जो है उसमें हमें कहा गया है कि जो रबर का यंग मॉड्यूलस होता है वो स्टील के यंग मॉड्यूलस से ग्रेटर होता है. तो उसका आंसर है फॉल्स. क्यों? क्योंकि यंग मॉड्यूलस की फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल.
ये डेल्टा एल बाय एल है, स्ट्रेन हियर वी टेक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। डेल्टा एल है वो चेंज्ड लेंथ है डिवाइडेड बाय एल जो ओरिजिनल लेंथ है। सो फॉर गिवन स्ट्रेस देर इज नो मोर स्ट्रेन इन रबर, मतलब कि आप रबर को जितना स्ट्रेस दोगे रबर में स्ट्रेन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रबर एक मटेरियल ही ऐसा है, इलास्टिक मटेरियल है, वो इसे जितना खींचोगी वो उतने अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है। इसीलिए और स्टील का क्या है कि stress there is more strain in rubber than steel and modulus elasticity is inversely proportional to the strain. Here Young's modulus of steel is more than that of rubber, मतलब कि स्टील की इलास्टिसिटी रबर के कंपैरिजन में कम होती है, इसीलिए जो स्टील है वो उसका यंग मॉड्यूलस होगा वो रबर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। मतलब कि हमारा पहला स्टेटमेंट है फॉल्स। अभी दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस। तो स्ट्रेच वो ट्रू है क्योंकि स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल उसके शेयर मॉड्यूलर के बेस पे ही डिटरमाइन किया जा सकता है। कैसे कि व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर अप्लाइड एट अपोजिट एंड ऑफ द कॉइल द डिस्टेंस एज वेल एज शेप ऑफ हेलिकल्स ऑफ कॉइल चेंज एंड इट इनवर्स शेयर मॉड्यूलस। मतलब कि जब जो कॉइल है उसकी दोनों साइड इक्वल और अपोजिट अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेंगी तो जो डिस्टेंस होगा वो और जो शेप हेलिकॉल का शेप होगा कॉइल का वो भी चेंज होगा। और जब वो चेंज होता है तो वो चेंज क्या इंक्लूड करता है? shear modulus इंक्लूड करता है। एंड हेंस देयर इज रिलेशन बिटवीन स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल एंड shear modulus। सो गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट ए फॉल्स और स्टेटमेंट बी ट्रू है। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन 9.4। अब हम दूसरा देखेंगे। तो जो दूसरा या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो लास्ट क्वेश्चन मतलब कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो वो है 9.15 जो है डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब विच इज 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 7.0 इंटू 10⁻6 पास्कल और बल्क मॉड्यूलस बी की वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻11। वो हमें डायरेक्टली दी गई है। तो हमें क्या करना है कि सॉलिड कॉपर क्यूब है उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन डिटरमाइन करना है। और वो क्यूब जो है उसकी एजिस है, एजिस पे उसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर है और उस पर जब हाइड्रोलिक प्रेशर सब्जेक्ट होगा तो उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा वो डिटरमाइन करना है। तो पहले तो हमारे पास बी की फॉर्मूला क्या है? बी इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। ये हमें कैसे मिला? क्योंकि देखो बी की जो लेट मी शो यू बी की जो ओरिजिनल थी वो थी माइनस पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। तो ये वी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, इसलिए ये वी पी के मल्टीप्लिकेशन में चला गया। तो हमें बी की वैल्यू मिली माइनस पी इंटू वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। अभी डेल्टा वी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और बी को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, इसीलिए हमें मिलेगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू वी बाई बी। अब माइनस पी मतलब कि जो प्रेशर है वो है हमारा 7.0 इंटू 10⁻6 पास्कल जो क्वेश्चन में दिया गया है, और जो वी है वो है एल क्यूब डिवाइडेड बाय हमें बल्क बी की वैल्यू दी गई है 1.4 इंटू 10⁻11। अभी एल क्यूब मतलब कि जो लेंथ है उसकी एज पे उसका क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एज की बात है इसीलिए वो जो होगा वो माइनस में होगा, इसीलिए हम उसकी वैल्यू 10⁻³ लिखेंगे। तो डेल्टा वी में हमें क्या मिल जाएगा? -7 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 10⁻11। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। देयरफॉर वी कैन से दैट अभी यहाँ पे -8 है तो उसके जो 2 डेसिमल है वो हम 5 में शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? -0.05 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। और वी कैन ऑल्सो से दैट इस पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? -0.05 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अवर सॉलिड कॉपर क्यूब डेल्टा वी इज -0.05 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, और we can say -0.05 centimeter cube. So these are the few questions that I have solved. Try to solve from your exam exercise. Rest of the exercise you have to solve it by yourself. That's it. Thank you.